कुछ महिलाएं उत्तर प्रदेश के सुकरौली गांव के जंगल में बच्चों के साथ बकरियां चरा रही थीं। उनकी कुछ बकरियां उनसे कुछ दूर आगे चली गईं। एक महिला ने अपने बेटे से कहा, अरे मुन्ना, दौड़ कर जा, जरा देख बकरियां ज्यादा दूर न चली जाएं। लड़का जैसे ही आगे गया उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर वो महिला उसकी तरफ दौड़ी तो देखा कि वहां एक लाश पड़ी है जिसकी गर्दन में एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ है। वो महिला चिल्लाई, लाश, लाश, अरे कोई है, यहाँ लाश है। कुछ ही देर में वहां भीड़ लग गई। वो आदमी कौन था, उसे किसने मारकर यहाँ किसने फेंका, किसी को कुछ नहीं पता था। चीख सुनकर वहां पुलिस आ गई, लेकिन उस आदमी की पहचान नहीं हो पाई। आगे देखते हैं कि कहानी कहां से शुरू होती है। शुभी अपने फोन में रील देख रही थी, तभी उसने एक वीडियो देखी। अनिरुद्ध आचार्य एक कथा में बैठे हुए थे। तभी उनसे एक आदमी अभिजीत ने सवाल पूछा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। आचार्य जी बोले, आजकल तो सभी परेशान हैं, तुम अकेले ही परेशान नहीं हो। चलो अपनी परेशानी बताओ। मेरी शादी नहीं हो रही है गुरुजी। मेरे पास घर, मकान, पैसा, यहाँ तक कि 18 एकड़ जमीन भी है। एक शिक्षक हूं, लेकिन फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही। बड़े आश्चर्य की बात है, तुम्हारी 18 एकड़ जमीन लड़की वालों को दिखाई क्यों नहीं दे रही? शुभी बार बार उस वीडियो को देख रही थी। तभी उसका भाई विशाल वहां आया और बोला, क्या हुआ शुभी, बार बार एक ही वीडियो क्यों देख रही हो? शुभी ने उसे वीडियो दिखाई तो उसके भाई के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो बोला, तुम चिंता मत करो शुभी, मैं तुम्हारे लिए उससे मिलने जाऊंगा। विशाल अभिजीत से मिलने अपने बहन के लिए 600 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश जबलपुर पहुंच गया। विशाल, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मैं तुम्हारे लिए अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया हूं। अभिजीत मुस्कुराते हुए बोला, आप अपनी बहन का रिश्ता लेकर आए हैं? लेकिन मैं आपको या आपकी बहन को नहीं जानता। विशाल ने जल्दी से अपनी जेब से शुभी की फोटो निकाली और बोला, देखो ये मेरी बहन है, बहुत ही खूबसूरत है, पढ़ी लिखी और संस्कारी है। बस एक योग्य वर चाहिए। आपसे मिलकर लगता है कि आपसे अच्छा लड़का उसे मिल ही नहीं सकता। अभिजीत फोटो देखकर बहुत खुश हुआ। वाकई शुभी बहुत खूबसूरत थी। अभिजीत को लगा कि उसकी उम्र 45 की हो चुकी है। अगर इतनी उम्र में भी इतनी खूबसूरत लड़की से शादी हो जाए तो जिंदगी बन जाए। वो विशाल को खुश करने के लिए उसे एक होटल ले गया। वहां उसे खिलाया पिलाया और उसकी खूब खातिरदारी की ताकि वो अपनी बहन की शादी उससे करने के लिए मान जाए। खा पीकर विशाल ने कहा, अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं कि मेरी बहन क्या कहती है। वैसे बहुत दूर है, पास में होता तो ज्यादा अच्छा रहता। अभिजीत, आप जब कहेंगे आपकी बहन को आपसे मिलकर ले जाऊंगा। अब मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आप जाने से पहले अपना फोन नंबर दे जाते तो अच्छा रहता। विशाल, अरे भाई ये तो मैं भूल ही गया, आप शुभी का ही नंबर ले लो, क्या पता मैं किसी कारण फोन ना उठा पाऊं, इस बहाने आपकी उससे बात भी हो जाएगी। नंबर के आदान प्रदान होने के कारण शुभी और अभिजीत की बातचीत होने लगी। उन दोनों की लंबी बातें होने लगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आने लगे। कुछ दिनों बाद, अभिजीत, शुभी अपने भाई से जल्दी बात करो, अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। अभिजीत, भैया मेरी शादी इतनी दूर नहीं करना चाहते। उन्होंने तो मना कर दिया है कि मैं आपसे बातें ही ना करूं। वो तो मैं आपसे छिपते छिपाते बात कर ही लेती हूँ। मेरे भैया बहुत कठोर है। अभिजीत, क्या सिर्फ मेरा घर दूर होने के कारण ही वो हमारी शादी नहीं करेंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई शुभी। शुभी मायूस होकर बोली, अभिजीत, अब हमारा एक दूसरे को भूलना ही बेहतर होगा। अभिजीत गुस्से में बोला, शुभी तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रही हो? अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते। अच्छा ठीक है, कोई रास्ता निकालते हैं। आपको गोरखपुर आकर मेरे घर वालों को मनाना पड़ेगा। मैं भी भैया को मनाने की कोशिश करती हूँ। अभिजीत को लगा कि शायद शुभी सही कह रही है। उसने अपने भाई सुजीत को बताया कि उसने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है और वो उसी से शादी करेगा। वो उसके परिवार से शादी की बात करने के लिए जा रहा है। लड़की कौन है, कहां से है, ये उसने कुछ नहीं बताया और घर से गोरखपुर के लिए निकल पड़ा। अभिजीत शुभी से गोरखपुर में मिला तो वो बहुत खुश हुआ।
उसकी होने वाली बीवी बहुत खूबसूरत थी। अभिजीत ने विशाल से कहा, भाई साहब, आप तो खुद ही अपनी बहन का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए थे, अब मना कर रहे हैं। मुझ में कोई कमी नजर आई क्या? विशाल, मैं अपनी बहन को जान से ज्यादा चाहता हूँ। उसे खुद से दूर करने में डर लगता है, और तुम्हारा क्या पता कि शादी के बाद तुम उसे यूज करके छोड़ दो। अमीर आदमी का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने धोखा दे दिया तो फिर मेरी बहन कहाँ जाएगी? अभिजीत, बस इतनी सी बात। वकील के पास चलो, मैं अभी अपना सब कुछ शुभी के नाम कर देता हूँ, फिर तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना कि मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। विशाल ने बिना देर किए अपने दोस्त अजरुद्दीन से गाड़ी मंगवाई और वकील के पास कुशीनगर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने हलफनामा तैयार करवाया, जिसमें लिखा था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसकी मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति शुभी की होगी और विशाल की देखरेख में रहेगी। शुभी, नहीं अभिजीत, मुझे आपके बाद तो ये दुनिया ही नहीं चाहिए। फिर मैं आपके बिना आपकी संपत्ति का क्या करूंगी? अभिजीत, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ शुभी, ये तो सिर्फ एक छोटा सा काम है। वहाँ से कागजात लेकर वो लोग एक होटल में पहुंच गए। वहां जाकर शुभी एक दुल्हन की तरह तैयार हुई। अभिजीत ने उसे घर से लाकर करीब 1.5 लाख के गहने पहनाए। उसके बाद उन्होंने बंद कमरे के अंदर ही शादी कर ली। अभिजीत ने उसकी मांग भरकर 7 जन्म के लिए अपनी पत्नी बना लिया। सब लोग बहुत खुश थे। उन लोगों ने आराम से बैठकर खाना खाया, लेकिन बेचारा अभिजीत ये नहीं जानता था कि उसके खाने में नशीली दवाई मिली हुई है। वो तो ये सोचकर बहुत खुश था कि आज उसकी शादी हुई है और कुछ ही समय बाद उसकी सुहागरात होगी। अभिजीत को खाना खाते ही गहरी नींद आ गई। विशाल और शुभी अजरुद्दीन की मदद से उसे वहां से जबलपुर के सिकरौली के जंगलों में ले गए और वहां जाकर उस पे चाकुओं से बहुत बार वार किया। वार इतने तेज थे कि चाकू अभिजीत की गर्दन में फंसा रह गया। वो तीनों उसे मारकर वहां फेंक गए और उसके गहने, पैसे, मोबाइल और उसका सारा सामान लेकर वहां से भाग गए। 3 दिन तक जब अभिजीत का कुछ भी पता नहीं चला तो सुजीत को चिंता होने लगी। वो बोला, ये अभिजीत भी पता नहीं कहाँ चला गया। कम से कम मुझे तो बताया होता। उसका फोन भी बंद जा रहा है, अब उसे कहाँ ढूंढूं? जब सुजीत को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तब उसने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। दरअसल वो जंगल में पड़ी लाश अभिजीत की ही थी। अभिजीत की पहचान नहीं हो पाई। वहां की पुलिस को सेंट्रल पोर्टल से पता चला कि अभिजीत नाम का कोई आदमी जबलपुर से लापता है। सुजीत को जब अभिजीत की पहचान के लिए बुलाया तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। वो रोते हुए बोला, ये मेरा भाई है, इसको भला इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। अखबारों में भी अभिजीत के कत्ल की खबर छप गई, लेकिन 20 दिन तक उसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई। पुलिस, हमें इसके नंबर की हिस्ट्री की जांच करनी होगी। उससे पता चलेगा कि ये कत्ल से पहले किसके संपर्क में था। अभिजीत कहाँ गया था ये इसकी लोकेशन से ही पता चलेगा। पुलिस उसके नंबर की CDR निकलवाती है, जिसमें पता चलता है कि उसने आखिरी बार 3 लोगों से बात की थी, जिनमें से एक थी शाहीन बानो, दूसरा विशाल और तीसरा अजरुद्दीन। तीनों गिरफ्तार किए जाते हैं और उन्हें रिमांड पर लिया जाता है। शाहीन बानो पुलिस के टॉर्चर से टूट गई। दरअसल शुभी ही शाहीन बानो थी। विशाल उसका भाई नहीं बल्कि उसका पति था। उन दोनों ने लव मैरिज की थी। वो रोते हुए बोली, हाँ, हम तीनों ने ही मिलकर अभिजीत का कत्ल किया है। अनिरुद्ध आचार्य जी की एक कथा में मैंने अभिजीत को सवाल करते हुए सुना था कि उसकी शादी नहीं हो रही, उसके पास 18 एकड़ जमीन है। तो मुझे लालच आ गया। मैंने अपने पति विशाल को ये बात बताई और फिर उसे फंसाने का षड्यंत्र रचा। ये सब हमने प्रॉपर्टी के लालच में किया था। सोचा था कि शादी के बाद इसे ठिकाने लगा देंगे, फिर ये सब मेरा और विशाल का रहेगा। हमने उसका सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया और उसे मार डाला। सोचा था कि ये कहानी हमेशा के लिए राज बनकर रह जाएगी, लेकिन हम इतनी चालाकी के बाद भी पकड़े गए। पुलिस वाले ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, कितने बेशरम लोग हो तुम। दौलत के लिए तुमने अपने पति को भाई बना लिया। अब तुम हर रोज एक नई मौत मरना। अब तुम दोनों की सारी जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें फांसी दे दूं। अभी तीनों पुलिस की हिरासत में है। हो सकता है कि उम्र कैद के बाद रिहा हो जाए, लेकिन बिना माँ बाप, इकलौते भाई का सहारा अभिजीत अब कभी वापस नहीं आएगा। ये कैसी शादी थी जिसकी शुरुआत किसी के खून से हुई। दौलत की हवस की आग में एक निर्दोष अपनी जान गंवा बैठा। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो जिंदगी को नोटों में तौलते हैं और कभी कभी उन्हीं नोटों के ढेर ताबूत बन जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है अरविंद और उसके परिवार की। अरविंद एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी दौलत कमाने की दौड़ में लगा दी। उसके पास सब कुछ था, पर फिर भी उसकी तिजोरी खाली थी। अरविंद अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। सामने लैपटॉप, फोन पर बिजनेस कॉल्स और पीछे बड़ी सी लोहे की तिजोरी थी जिसे वो रोज की तरह निहार रहा था कि और ऐसी ही एक और तिजोरी उसके घर पर थी जिसे वो रोज एक बार देखता था। वो अपने ही सपनों में गुम था कि अचानक अरविंद का फोन तेजी से बज उठता है। कितनी देर से आपको फोन कर रही हूँ, आप उठा क्यों नहीं रहे थे? ओहो, कितनी बार कहा यार, जब मैं ऑफिस में रहा करूं तो बार बार फोन मत किया करो। मैं बिजी रहता हूं यार, तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूं मैं। बिजी तो आप उस दिन भी थे जब सिर्फ आपकी वजह से हमारा सब कुछ खत्म हो गया, पर आप आज भी वही गलती कर रहे हैं। कब तक उस बात को लेकर बैठी रहोगी सुमित्रा जी? सालों बीत गए हैं, भूल जाइए। मैं उस बात को अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगी। खैर, कब तक आ रहे हैं? सारे मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या मेहमान वेट कर रहे हैं? ओह शिट, मैं भूल गया था। मैं बस अभी निकलता हूँ। अरविंद के इकलौते बेटे रोहन का आज 20वां जन्मदिन था। सभी मेहमानों के साथ वो भी अपने पापा यानी कि अरविंद जी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। घर पर पार्टी रखी थी और सभी अरविंद के इंतजार में दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे, पर अरविंद ऑफिस के काम और फोन के चक्कर में ये ही भूल गया कि घर पर पार्टी है। उसने बहुत तेज स्पीड में कार चलाई, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। ओह सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। रोहन और सब कहाँ हैं? रात के 11:15 बज रहे हैं। सारे मेहमान जा चुके हैं। रोहन भी अपने कमरे में चला गया है। आपका डिनर मेज पर रखा है, कर लीजिएगा। मैं भी सोने जा रही हूँ। ओह सॉरी, मैं वो थोड़ा लेट हो गया। कुछ नया नहीं है इसमें, हमेशा का यही है। जब भी आपकी हमें जरूरत होती है आप लेट हो जाते हैं। तुम्हारे ताने कभी खत्म नहीं होंगे। चलिए, मैं ना भी बोलूं कुछ तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? नहीं ना। तुम्हारी वजह से बरसों पहले मैंने अपनी बेटी खो दी और अब शायद रोहन को भी खो दूंगी। मुझे समझ नहीं आता, गिन्नी के जाने का कारण तुम मुझे क्यों मानती हो? बल्कि मैंने तो सब कुछ किया है तुम सबके लिए। ये बंगला, ये गाड़ी, ये शानो शौकत सब मैंने तुमको दी है। आप ही हैं कारण। उस दिन अगर आप समय पर आ जाते तो हमारी गिनी बच जाती। आप उसके कातिल हैं। इतना कहकर सुमित्रा जी फफक फफक कर रोने लगी और उनकी आंखों के सामने आज से 10 साल पहले का नजारा सामने आ जाता है। वो बारिश की एक काली रात थी। जाने कितने फोन कर चुकी हूँ, ये फोन ही नहीं उठा रहे हैं। गिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है कमला, ऊपर से तूफान बारिश। हम गिनी को हॉस्पिटल कैसे ले जाएं? हे भगवान, मेरी मदद करिए। घबराए ना मैम साहब, सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब बस आते ही होंगे। सुमित्रा की बेटी गिनी की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। बुखार से सारा शरीर तप रहा था और उसी में बारिश और तूफान। कोई भी ऑटो या टैक्सी कुछ नहीं चल रहा था। सुमित्रा बार बार अरविंद के ऑफिस में फोन कर रही थी, पर अरविंद इतना बिजी था कि उसे फोन उठाने का होश ही ना रहा। समय पर इलाज ना मिल पाने के कारण गिनी ने घर पर ही दम तोड़ दिया। बेटी की मौत से सुमित्रा पूरी तरह टूट गई। अरविंद को भी गहरा सदमा लगा था, पर अब उसे अपने बेटे के लिए सब कुछ करना था। जितनी बार वो रात में याद करती हूँ, मुझे आपसे नफरत हो जाती है जी। ये घर सिर्फ दीवारों और फर्नीचर से नहीं बनता। इसमें अपनापन चाहिए, बातें चाहिए, समय, रिश्ते चाहिए। रिश्ते? जब पैसा होगा तो सब रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। देख लेना, ये तिजोरी ही हमारी असली ताकत है। और रही बात गिन्नी की, तो वो मेरी भी बेटी थी। उसकी जान तुम्हारी बेवकूफी में गई। अपने पति की बात सुनकर सुमित्रा उसकी ओर देखती है और आज भी उसकी आंखों में निराशा ही थी। पर अरविंद अपने पैसे के घमंड में बिना सुमित्रा की तरफ देखे अपने बेटे रोहन के कमरे में चला जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटा, क्या बात है, आज जन्मदिन पर पढ़ाई हो रही है? हाँ, क्योंकि किताबें कभी आपकी तरह धोखा नहीं देती, इसलिए मैं इन्हें पढ़ रहा हूँ। ये मेरा अकेलापन दूर करती हैं। अच्छा,
तो कैसी चल रही है पढ़ाई? सुनो, मैं तो कहता हूँ बिजनेस ज्वाइन करने की सोचो। मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है। और वैसे भी बेटा, आज नहीं तो कल सब तुम्हें ही तो संभालना है। पापा, कभी आपने ये सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ? मेरे लिए आपकी तिजोरी बिजनेस से ज्यादा जरूरी है। आपका साथ है, पर आप जब भी बात करते हैं वही बिजनेस, वही पैसा। अरविंद चुप हो जाता है और धीरे धीरे दरवाजा बंद कर वहां से चला जाता है। अरविंद के घर का ये रोज का था। सुमित्रा और उसका बेटा अरविंद से उसके साथ और समय की उम्मीद करते, पर वो बस अपने आप में और पैसे कमाने में व्यस्त रहता। समय बीतता जाता है। घर बड़ा है, तिजोरी भरी है, लेकिन घर में सन्नाटा है। सुमित्रा अब अरविंद से कम ही बात करती है और रोहन ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहता है। सुमित्रा, तुम्हारी कई सालों से बस एक ही शिकायत है ना कि मैं तुम्हें समय नहीं देता। कई रिश्तेदारों में भी तुम्हारे साथ नहीं जाता, लेकिन आज मैं समय निकाल लूंगा। शाम को तुम और रोहन तैयार रहना। हम सब रोहन के ननिहाल पूरे 2 दिन के लिए चलेंगे। क्या बात है रोहन बेटा, जरा देखना तो सूरज किधर से निकला है? मम्मी, पश्चिम से ही निकला है, तभी पापा ऐसा बोल रहे हैं। तुम कितने ही ताने मार लो, पर तुम देखना, अब मैं तुम दोनों को समय दूंगा और धीरे धीरे तुम दोनों की सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। सुमित्रा ने अरविंद पर एक ताना जड़ा और चुपचाप अपने काम में लग गई, क्योंकि उसे भी पता है अरविंद कभी अपना वादा नहीं निभाता। शाम तक खुद ही सब भूल जाएगा। पर अरविंद शायद अब बदल चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर उसे भी नहीं पता था कि अब बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। मम्मी, क्या पापा सच में हमारे साथ नाना जी से मिलने चलेंगे या हर बार की तरह बस इंतजार ही करते रहना है? वो आज तक ऑफिस से सही समय पर घर आए हैं जो आज आ जाएंगे। कोई नहीं तो तैयार हो, तेरे नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उनसे मिलाएंगे। दौलत का शोर इतना था कि रिश्तों की आवाज दब गई थी। सुमित्रा को अब अरविंद के किसी भी वादे पर भरोसा ही नहीं था। वो दोनों चुपचाप तैयार होकर दोनों माँ बेटे स्टेशन की तरफ निकल गए, पर आज उनका मन कुछ बेचैन सा था, जिसे वो किसी से भी नहीं कह पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर अरविंद ऑफिस में आज जल्दबाजी में था। वो अकेला अपने ऑफिस रूम में बैठा सब काम समेट रहा था। फाइलें, कैश और तिजोरी के कागज जो फैले हुए थे, वो उन्हें भी सही जगह पर रख रहा था कि तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठता है। वो गिर पड़ता है। सुमित्रा, रोहन। अरविंद बार बार अपने बीवी बेटे को आवाज देता, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उसकी नजर तिजोरी पर टिक जाती है और फिर कुछ ही पलों में धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती हैं। रोहन और सुमित्रा को जैसे ही खबर मिलती है, वो दौड़े भागे अरविंद के पास आते हैं। आज कई सालों बाद अरविंद ने घर वालों को वक्त देने की सोची थी, पर अब वक्त ने ही उन्हें आज वक्त नहीं दिया। आज घर में भीड़ है। लोग रोहित और सुमित्रा की आंखों के आंसू पोंछ रहे हैं और एक कोने में वही बड़ी सी तिजोरी खड़ी है। उस पर मोटा ताला लगा है। ये तिजोरी जिसे भरने में अरविंद ने पूरी जिंदगी लगा दी, आज भी वही है, भरी हुई, पर बेकार है। काश ये तिजोरी थोड़ी कम भरी होती और हमारा घर थोड़ा ज्यादा। रोहन चुपचाप अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। पैसा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रिश्ते। धन तिजोरी भर सकता है, पर अकेलेपन का खालीपन नहीं। और आज के समय में हर किसी की जिंदगी इतनी छोटी हो गई है कि समय उसे अपनी गलती सुधारने का समय भी नहीं देता।